बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है यूथ मोटिवेशन। जीवन उत्साह की एक ऐसी पहल जिसके माध्यम से आज समाज में हम युवाओं को एक ऐसा मैसेज क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर एक युवा अपनी जिंदगी में जब थक जाता है, डर जाता है, हार जाता है, उसे प्रेरणा मिले। और क्यों ना हो, प्रेरणा की आवश्यकता आज के समाज में हर एक व्यक्ति को है। एक छोटा सा बच्चा भी अपने घर में प्रेरणा की चाहत रखता है अपने माँ बाप से, अपने समाज से। इसी कड़ी में हमारे प्रयास के माध्यम से हमने आपको पहली कड़ी में एडीएम हमीरपुर से मुलाकात कराई थी और उनसे हमने जाना था उनकी जिंदगी के कुछ अनुभव, किस तरह से वो आज अपनी जिंदगी में इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आज इसी कड़ी में हम आपको लेकर चले हैं एक बहुत ही खास पर्सनैलिटी से मिलाने, जो किसी के भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। बेहतरीन फैमिली के बैकग्राउंड के साथ में अपनी जिंदगी को आज कहां तक लेकर आए हैं, आज हम उनसे आपकी चर्चा कराएंगे। और इन खास पर्सनैलिटी का जो परिचय है वो है एसपी हमीरपुर डॉक्टर कार्तिकेन जी। जिला हमीरपुर के वर्तमान में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। इनके पास हमारा जो मोटिव था वो ये था कि एक आईपीएस अधिकारी का क्या सोच रहता है, किस तरह से वो अपनी जिंदगी में यहां तक पहुंचे हैं, हम आप तक लेकर चलेंगे। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य और भी है कि आज हर एक माता पिता अपने बच्चों को एक आईएएस, एक आईपीएस, एक डॉक्टर के रूप में, एक बेहतर इंजीनियर के रूप में देखना चाहते हैं। ये जो सपना है हर माता पिता के कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है। तो इसीलिए हमने आज सर से टाइम लिया और इनसे हमने आपकी चर्चा कराने के लिए इस कार्यक्रम का शुरुआत किया। तो चलिए आपकी बात कराते हैं इस कड़ी में और इनका हम स्वागत करते हैं इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है यूथ मोटिवेशन। डॉक्टर कार्तिकेन गोकुल चंद्रन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जिसे हम यूथ मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। और सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, हमारी जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि एक आईपीएस अधिकारी के रूप में आप जो कार्य आज कर रहे हैं, एक आईपीएस हर एक बच्चे का, हर एक माँ बाप का सपना रहता है। आपने अपनी जिंदगी में किस तरह से इस मुकाम को हासिल किया, क्या क्या ऐसे कारण रहे थे और क्या आपकी जिंदगी का, आपके फैमिली का बैकग्राउंड था जिसकी वजह से आज आप एक आईपीएस अधिकारी बने हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद एंड ये कार्यक्रम आपने चलाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। इससे काफ़ी सारे यूथ मोटिवेट होंगे तो आगे बढ़ेंगे तो हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा। तो रमेश शर्मा जी, आपको सबसे पहले धन्यवाद। एंड इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सभी लोगों से बात भी कर सकता हूँ, ये अच्छा है। तो आप पहले तो आपने मेरे यूथ के बारे में पूछा और मेरा जो सफ़र रहा है आज तक उसके बारे में पूछा। तो मेरा जन्म एक्चुअली महाराष्ट्र में हुआ, अकोला में, परंतु मेरे परिवार हम सब तमिलनाडु से है और मेरे पिताजी भी आईपीएस अधिकारी थे, डीजीपी रैंक से रिटायर हुए। और उसके बाद मेरा पढ़ाई सब मैंने कई जगह में किया, नागपुर में किया, दिल्ली में किया, बेंगलोर में किया, विदेश भी किया और मुंबई में भी किया था। तो उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन में मैंने डेंटिस्ट्री किया था, दांत का डॉक्टर, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बेंगलोर से किया था। और वैसे तो बचपन से मेरा ऐसा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि मैं आईपीएस या आईएएस अधिकारी बनूं, परंतु मेरा यही सोच रहा कि पढ़ाई करने के बाद, डेंटिस्ट्री करने के बाद विदेश चले जाऊं और विदेश में जाके प्रैक्टिस करूं, क्योंकि वहां पर काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है मेडिकल स्ट्रीम और डेंटल स्ट्रीम के लिए जी। परंतु जब मेरा फाइनल ईयर चल रहा था उस समय में मैं सोचने लगा कि विदेश जाके भी तकरीबन इतना ही पढ़ना रहेगा और इधर सिविल सर्विसेज के लिए भी इतना ही मेरे को तकरीबन एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो 3-4 साल का, और विदेश जाके भी लोन लेना पड़ेगा, काफ़ी स्ट्रगल रहता है, हर एक चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। तो उस कारण से मैं सोचा कि यहाँ इस सिविल सर्विस परीक्षा का अटेम्प्ट करूँ और घर पे भी थोड़ा सा मतलब मेरे को एंकरेजमेंट था क्योंकि मेरे पिताजी भी उस स्ट्रीम में रहे। उस कारण से मेरे को काफ़ी लोग मैं उनसे संपर्क कर पाया जो सिविल सर्वेंट्स पहले थे, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाया सिविल सर्विस के लिए,
और एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। उस कारण से थोड़ा मेरे को एक बैकग्राउंड मिला आगे प्रोग्रेस करने के लिए, तब मैंने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया और मैंने 2014 में मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था। जी सर, जैसे आपने अभी ये बताया कि आपकी फैमिली का थोड़ा सा बैकग्राउंड था इस इशू में, तो आपको काफ़ी मदद उसकी तरफ से मिला, लेकिन एक साधारण व्यक्ति, एक युवा जो आज का है, उसके पास कई बार इस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, संभावनाएं नहीं होती हैं, कुछ गाइडेंस नहीं होती है। तो ऐसे में अगर मैं इस बात को थोड़ा सा हटाऊं कि आपके पिताजी एक खुद आईपीएस अधिकारी रहे हैं और आपको उनके साथ मोटिवेशन भी मिला, जाहिर सी बात है, लेकिन एक स्टूडेंट को अगर इस मकाम पर जाना हो तो किस तरह से उसको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे उसका वो बैकग्राउंड अगर ना भी हो तो भी वो यहां तक पहुंच सकता हो? देखिए, सही बात है आप कह रहे हैं, क्योंकि मेरा तो थोड़ा बैकग्राउंड था, परंतु अभी जो भी हमारे बैच में आईपीएस अधिकारी बने, हमारे पूरे बैच में सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिनके परिवार में से कोई आईपीएस या आईएएस अधिकारी था जी। बाकी सब लोग ऐसे थे जिनके परिवार का वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड था। तो ऐसा मतलब एक ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपके परिवार में से आपको सही ढंग का गाइडेंस मिलेगा तभी आप आईएएस या आईपीएस बन पाएंगे। मेरा यही मानना है कि हैविंग अ वेरी गुड ग्रास्प ओवर इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे को रोज पढ़ाई करना पड़ता है, उसके हिसाब से वैसे ही हमें एग्जाम में एक्सप्रेस करना पड़ता है जी। तो वो रेलेवेंट होता है। उसके अलावा बेसिक नॉलेज ऑफ द सिलेबस एंड प्रिपेयरिंग एज पर द सिलेबस एंड हैविंग अ वेरी स्मार्ट अप्रोच टुवर्ड्स द एग्जाम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, जैसे आपने अभी ये बड़ी अच्छी बात बताई कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति का बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए तभी वो आईएएस आईपीएस बन सकता है, लेकिन इसके साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां निकल कर आती है कि हर व्यक्ति का एक सपना तो रहता ही है कि इस तरह की अचीवमेंट करे वो अपनी लाइफ में। फैमिली का इस तरह की चीजों में मैं ये समझता हूं काफी बड़ा रोल रहता है, क्योंकि आज का जो समय है, आज का जो यूथ है, वैसे भी वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गया है, उसका दिमाग कुछ अलग अलग चीजों में चला गया है। आप तो खुद अधिकारी हैं, तो आपको सामने बहुत सारे केसेस ऐसे आते रहते हैं जहां पर कई तरह का आज जो माइंड है वो लोग गलत जगह पर लगा लेते हैं, साइबर क्राइम की तरफ चले जाते हैं, ये गेम्स का आजकल बहुत सारा चला हुआ है। सर, आपने भी पढ़ाई की है, बहुत फैमिली का बैकग्राउंड भी आपकी का बहुत एक रेपुटेटेड बैकग्राउंड है, आपकी जिंदगी में इन सब चीजों का कितना महत्व रहा है? क्योंकि युवा में जब कॉलेज होते हैं तो कॉलेज में एक अलग एक रोल रहता है। एक तो होता है कि किसी स्टूडेंट को खर्चे की कमी रहती है, उसको खर्चा ही नहीं मिलता इसलिए वो तंग रहता है, आपके पास वो भी कमी नहीं होगी। तो ऐसे में आपकी जिंदगी में अच्छी आदतों का क्या इफेक्ट रहा, और अगर खराब आदतें आपके अंदर कहीं नहीं आई तो उसका क्या कारण रहा? देखिए, आदतों की बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक इंसान का एक अपना एक्सपीरियंस रहता है जी, कि मैं ये नहीं मानूंगा कि सिर्फ अच्छे आदत होने से आदमी सफल होता है जी। आपने कई बार देखा होगा कि आदमी जब उसका लाइफ में कहीं ना कहीं एक फेलियर एक्सपीरियंस करता है, वो सबसे बड़ा एक लर्निंग पॉइंट होता है उनके लाइफ में। जी जी। तो आप जब युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर कोई अपना दिशा से हटके अगर कोई गलत आदतों में आ गए तो उसको ऐसे ना समझे कि ये कोई नेगेटिव चीज हो गया उनके लाइफ में और इससे आगे हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। जी। मेरा तो यही मानना है कि इट इज अ लर्निंग पॉइंट, इट इज अ फेलियर, बट वॉट यू लर्न आउट ऑफ इट, वहां से आप क्या सीखते हैं, उससे आगे आप क्या इसके लाइफ के गोल्स बनाते हैं, इसमें क्या लेसन्स हैं, उसको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली यू कैन अचीव सक्सेस। और गलत आदतों की बात करें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरा भी लाइफ एज अ नॉर्मल पर्सन ही रहा है, ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी मैंने बचपन से सभी ठीक सही किया है ऐसा कभी नहीं रहा है। मेरा भी लाइफ में मैंने काफ़ी सारे फेलियर्स एक्सपीरियंस किए हैं। मेरे क्लास में कभी कभार बहुत कम अंक भी आए हैं। मैं 6th स्टैंडर्ड में मेरे को तो कुछ 60% आया जी। और फिर मतलब ऐसे कई सारे मेरे को एक्सपीरियंसेस हुए हैं, परंतु थोड़ा बहुत मैं मानता हूं कि कहीं कहाँ समटाइम्स मेरे फैमिली में थोड़ा उनका प्रेशर रहा कि अच्छा सा परफॉर्म करे, उस कारण से मेरा प्रोग्रेस ठीक रहा। जी सर, ये बहुत ही अच्छा डिस्कशन चल रहा है इस टाइम में और मेरे दिमाग में बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन आया है। आपने जैसे कहा कि आपने पहले डॉक्टर की पढ़ाई की, फिर उसके बाद आईपीएस यूपीएससी की आपने तैयारी की। सर, तो ऐसा क्या रहा, मतलब क्या ऐसा
कारण रहा कि आप एक डॉक्टर बनने जा रहे थे लेकिन फिर अचानक मूवमेंट आपका लाइफ में हो गया, तो कोई ऐसा कारण रहा है इसके पीछे? हाँ जी, देखिए मैं जब अपना फाइनल ईयर डेंटिस्ट्री में था तो वो पिछले 4 साल से मेरे डेंटिस्ट्री में जब मैंने एग्जाम सब दिया तो आई वाज वन ऑफ द बेस्ट, मैंने अच्छा परफॉर्म किया एंड अच्छे मार्क्स स्कोर किए, परंतु मेरा फाइनल ईयर में मेरा प्रैक्टिकल में मैं फेल हो गया था। तो उसके कारण वो भी एक्चुअली ड्यू टू सम अदर सर्कमस्टेंसेस थे, क्योंकि कॉलेज लेवल पे मैं काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहा था, तो मतलब लाइक स्पोर्ट्स में काफ़ी टाइम निकाला, तो आई प्रोबेबली एट सम पॉइंट ऑफ द अदर मेरे को कहीं ना कहीं देयर वाज समथिंग लैकिंग जी। तो उस कारण से इन फाइनल ईयर आई डिड नॉट एक पेपर मेरा ये हो गया था। तो देन आई रियलाइज देन दैट वाज नॉट द एंड ऑफ इट, देन आई फेल्ट दैट इसके आगे इफ आई कंटिन्यू इन दिस स्ट्रीम तो मेरे को लगेगा कि देयर विल बी समथिंग लैकिंग समवेयर और द अदर। तो मेरे को लगा कि मे बी इन द फ्यूचर कुछ और करना चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए, यू शुड ट्राई एंड अचीव समथिंग ग्रेटर देन व्हाट एवरीबडी एल्स। बीइंग अ नॉर्मल डेंटिस्ट एट द एज ऑफ 60 जब मैं रिटायर होऊंगा जी, तब आई विल फील दैट आई हैव नॉट डन समथिंग, आई हैव नॉट फुलफिल्ड व्हाट आई वांट टू डू और समथिंग लाइक दैट। तो मेरे को वैसे लगा, तो उस कारण से आई फेल्ट दैट आई शुड चेंज माई स्ट्रीम, गेट इनटू समथिंग एल्स। तो इस कारण से मैं यूपीएससी का तैयारी किया मैंने। अच्छा सर, इसमें ऐसे आपके जब आपने ये चेंज करने की सोची, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे यूथ के साथ होता है कि वो जा कहीं और रहते हैं और कुछ और तरफ चले गए, ऐसे में फैमिली का बहुत सारा प्रेशर हो जाता है, क्योंकि आपके फादर साहब वैसे भी आईपीएस अधिकारी थे और आप, क्योंकि वहां पर आपने खुद कहा कि जब आप थोड़ा सा इस तरह से लैक हुए तो फिर आपने कुछ चेंज करने का सोचा। ऐसे समय में आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? ऐसे समय में इनफैक्ट मेरे फादर का रिएक्शन यही था, क्योंकि उन्होंने 30-35 ईयर्स सर्विस निकाल लिया था तब तक जी। उन्होंने बोला सर्विस में काफी प्रेशर रहता है, देयर आर सर्टेन थिंग्स करने, मतलब पूरे सर्विस में अच्छी तरह से निकालना, इट बिकम्स अ बिग चैलेंज, बिकॉज आजकल का जमाना भी अलग है, काफी सारे अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स हैं जी। तो गवर्नमेंट सर्विस इज नॉट एज इजी एज यू थिंक। तो माई सजेशन वुड बी इज दैट यू कैन गो अब्रॉड, विदेश चले जाइए, ऐसा कोई इशू नहीं है, यू कैन गो स्टडी देयर एंड लोन लेके पढ़ाई करो और फिर आगे बढ़ो, एंड दोस थिंग्स यू कैन डू। तो माई फादर इनफैक्ट सेड यू डोंट रियली नीड टू गेट इनटू द हेडेक ऑफ गेटिंग इनटू द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, क्योंकि प्रिपरेशन इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज। एग्जैक्टली। So that is what my father's opinion was. But then मेरे अंदर कहीं ना कहीं I felt that I really want to do it. Okay. So I really felt that I want to do it. It is my own personal decision. So my mother always supported. In fact कभी कभार ऐसे हो जाता है कि परिवार वाले दूसरे लोग पूछने लग जाते हैं, बेटा क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है, शादी हो गया क्या, शादी करना है क्या इरादा है आपका, वो क्या करने वाला है, आगे क्या कर रहा है, आज का क्लिनिक रख लिया क्या, क्लिनिक शुरुआत हो गया। So those kind of conversations were always there. बट देन वो सब मैंने अपने दिमाग में कभी लिया नहीं। Great. तो मेरे पेरेंट्स उन्होंने वो चीज टैकल कर लिया था, तो जो भी थे रिलेटिव्स उनको सब ये चीजें बता दिया था उन्होंने, उस हिसाब से काफी सपोर्ट रहा मेरा फैमिली का। ओके हाँ जी। वैसे सर ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा सुनने में भी लग रहा है कि जब पेरेंट्स का जो आपने बातें कही, ये डेफिनेटली हर एक व्यक्ति के साथ में है, कोई भी व्यक्ति काम करता तो उसको इस तरह के पॉइंट आउट कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं। ऐसे में आपने उसको उन सब एरर्स को, उन सब हेडर्स को आपने पार किया और कहीं ना कहीं ऐसा बात समझ में आ रहा है कि आपने फैमिली को कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट करने का प्रयास किया, ये प्रूव करने का प्रयास किया कि आई कैन डू इट। ये कहीं ना कहीं इस बात से समझ में आता है। हाँ जी। इसके बाद में फिर आपका शादी हुआ आफ्टर यूपीएससी सिलेक्शन के बाद में। आपकी वाइफ भी आज खुद आईपीएस हैं और एसपी बिलासपुर रही हैं, साक्षी जी। हाँ जी। जरूर उनको भी हम लाएंगे अपने इंटरव्यू पे आपके सामने जल्दी ही। लेकिन यहां पर सर मैं जो बात अब समझना चाहता हूं कि मैरिड लाइफ में जाहिर सी बात है आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, वह भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रही हैं, तो ऐसे में दोनों का एक फैमिली लाइफ किस तरह से आप आगे मैनेज और मेंटेन करते हैं, क्योंकि कई बार ये यूथ के लिए एक बड़ा मैसेज मिलने के लिए कारण बन जाता है। देखिए ऐसा है कि आजकल के जो लेडीज हैं, तो आजकल कोई भी व्यक्ति अगर शादी करना चाहता है तो डेफिनेटली दे लुक फॉर अ गर्ल हु इज क्वालिफाइड, हु इज एजुकेटेड एंड हु इज वर्किंग। तो आजकल ऐसा कहीं नहीं मिलता है कि कोई लेडी मतलब घर पे हो और घर का ही काम देख रहे हैं। तो मे बी 30-40 ईयर्स पहले ऐसा था, परंतु आजकल जैसे हमारे डीसी मैडम भी शी इज अ लेडी ऑफिसर, तो हमें उस चीज को वी एक्चुअली फील प्राउड दैट देयर आर लॉट ऑफ लेडीज हु आर इन द सर्विस एंड हु आर रिप्रेजेंटिंग देयर द वेरियस the women in the various fields,
एंड उस हिसाब से आई फील दैट दिस इज नॉट ओनली अ चैलेंज फॉर मी, मेरे लिए अकेले को एक चैलेंज नहीं है, परंतु काफी सारे जो आजकल शादियां हो रहे हैं, अगर कॉर्पोरेट में देखेंगे काफी सारे लेडीज हैं जी, मेडिकल फील्ड में देखेंगे काफी सारे डॉक्टर्स हैं, तो ये एक्चुअली इट इज अ सोसाइटियल चेंज विच इज अकरिंग, सोसाइटी लेवल पे एक सामाजिक लेवल पे एक चेंज हो रहा है। तो ऐसे फैमिली लाइफ में ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट, मैं अकेला फेस नहीं कर रहा हूँ, काफी सारे मेरे दोस्त भी हैं जो जिनके वाइफ वर्क कर रहे हैं जी। तो मेरे को ये ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा ऐसा चैलेंज है। जब हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग हो तो इतनी कोई इशू नहीं होती है। यस, ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। तो हमने जैसे आपकी बात कराई सर से, और एसपी हमीरपुर हैं, तो कुछ थोड़ी सी इस पे हम इनसे चर्चा जरूर करेंगे कि आज युवा जो है, मैं ये मानता हूं इस प्रोग्राम को लेकर इसलिए भी मैं बहुत मोटिवेटेड हूं कि अगर हमारे युवा को एक सही दिशा देने का कोई कारण मिल जाए तो हम समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। अपनी जिंदगी में पैसा कमाने की दौड़ में दौड़ना कोई बुराई नहीं है, लेकिन पैसे को किस तरीके से कमाना है इसको समझना बहुत जरूरी है। आज जो युवा नशे में जा रहे हैं, गलत आदतों की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि एक डॉक्टर की तैयारी करने वाले व्यक्ति जो कि खुद एक्सेप्ट करते हैं कि वो फेलियर 4th सेमेस्टर में जाकर उनको खुद ये चैलेंज आया, उसके बावजूद उन्होंने खुद को अपनी फैमिली से अपोजिट होकर प्रूव करके दिखाया। इसका अर्थ यह है कि हम भी ये सब कर सकते हैं, बस हमारे अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, और उस डिजायर को हम एक समाज से मैसेज लेते हुए आगे लेकर चलें, तभी हम जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। मुझे पता नहीं ये प्रोग्राम आपकी जिंदगी में कितना परिवर्तन कर सकता है, किंतु किसी एक व्यक्ति की जिंदगी में भी अगर इनसे इंस्पिरेशन मिल जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम आपसे इस चर्चा पर उनको लेकर चलेंगे और सर से ये जानना चाहेंगे, जैसे आज एसपी हमीरपुर के रूप में आप कार्यरत हैं, बहुत सारे केसेस आपके पास रोज आते हैं, आजकल कुछ नया नशा चिट्टा चला है, बहुत सारी चीजें चली हैं। एक अधिकारी के रूप में उन सभी युवाओं को जो आज कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो जाते हैं या गलती से चले जाते हैं या किसी भी तरीके से चले जाते हैं, एक बहुत स्टिक सा मैसेज उनको आप दें, और इस यूथ मोटिवेशन कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को क्या सीखना चाहिए वो मैसेज आप प्लीज दें। देखिए, आप अगर स्ट्रिक्ट मैसेज की बात करेंगे तो स्ट्रिक्ट का मैसेज यही है कि अगर आपको पुलिस पकड़ेगी तो कल कानूनी कार्रवाई होगा, आप जेल में जाएंगे। ये सबसे स्ट्रिक्ट मैसेज है। आपका यूथ का मतलब आपका जो लाइफ है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, समाज में सब देखेंगे, लोग आपको बोलेंगे ये तो जेल जाके आया जी। ये सबसे स्ट्रिक्ट मैसेज है। परंतु इससे आगे भी हमें देखना चाहिए ना, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कोई लड़का अगर या कोई व्यक्ति इस नशे के मतलब इसमें आ गया है तो उनका लाइफ आगे फेलियर होगा करके ऐसा कोई निश्चित नहीं है, परंतु अब उनको अपने आप वो बदल सकते हैं और आगे भी बढ़ के और कुछ कर भी सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, आपका जो भी आज तक छोटी छोटी चीजों में आपने जो सफलता पाई है, जैसे कि कोई व्यक्ति होता है वो एग्जाम में 2 मार्क में कम 2 अंक में वो फेल हो जाता है, परंतु अगले एग्जाम में वो तो टॉपर हो जाता है। उसका यही प्रोत्साहन होता है ये कहीं ना कहीं कि वो मैं कर सकता हूं इस चीज को जी, और कहीं ना कहीं मैं सफल हो सकता हूं। तो मैं यही कहूंगा कि मेरे बैच में भी और मेरे साथ भी मैंने देखा है कि हमारे जो छोटे छोटे फेलियर्स होते हैं उनमें से आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन निकालना पड़ता है। मेरा ही खुद का एग्जांपल लूंगा तो मैं पहले अटेम्प्ट में मेरा सिर्फ 2 अंक से मेरा मार्क कम हो गया था सिविल सर्विसेज में, तो सेकेंड अटेम्प्ट में 6 अंक में कम हो गया था मेंस में जी। तो पहले अटेम्प्ट के बाद मेरे को तो लगा यार अगर सिर्फ 2 मार्क में मेरा कम हो गया तो डेफिनेटली अगले साल तो हो ही सकता है। 2 मार्क इज नॉट अ बिग थिंग, 2 मार्क्स। तो सेकेंड टाइम जब मेंस में 6 मार्क में कम हुआ तो मैं सोचा इस बार मैंने प्रिपरेशन थोड़ा ठीक ढंग से किया नहीं था, तो मेरे को उस समय मेरे को मालूम पड़ा कि अगले बार ऐसे प्रिपेयर करूंगा तो डेफिनेटली आई कैन क्लियर इट। तो थर्ड अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया। ओके, तो व्हाट आई वुड से टू द यूथ इज बीइंग वेरी परसिस्टेंट। अपने आप को मतलब कुछ अगर आपको हासिल करना है तो उस दिशा में आप संघर्ष करते रहें, हार्ड वर्क करते रहें। नंबर 2 इज बीइंग डेडिकेटेड एंड बीइंग ऑल्सो बीइंग वेरी फोकस्ड। मतलब आपको कई सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, आपके दोस्त बोलेंगे चलो बाहर चलते हैं, आपके परिवार वाले बोलेंगे आज दिवाली है या कोई त्योहार है, आप थोड़ा दूसरों के घर जाके आएंगे। चलिए छोटी छोटी एंजॉयमेंट्स, आई डू नॉट से दैट यू शुड नॉट डू, बट इफ यू रियली वांट टू अचीव अ गोल,
I really feel that you should be focused. So that is also very important. जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपकी जो प्रेरणा समाज को मिल रही है ये बहुत ही हमारे लिए वैल्यूएबल है, और जीवन उत्साह यूथ मोटिवेशन कार्यक्रम के माध्यम से हम भी यही मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि जिंदगी की हर गलती आखिरी नहीं होती है। अगर आप एक प्रयास और करें तो आप जीत भी सकते हैं, बट आपके अंदर वो जुनून और जो कुछ कर गुजरने की जो भावना है वो बनी रहनी चाहिए, ताकि आपका समाज, आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार जो आपको कभी नालायक होने का ताना देते हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंच सके कि आप नालायक नहीं हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जिंदगी बदल सकते हैं और दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप इसी तरह से बने रहें हमारे इस खास कार्यक्रम में। इसको शेयर जरूर करें ताकि किसी व्यक्ति की जिंदगी में उजाला हो सके, परिवर्तन हो सके। एक बार फिर से हम डॉक्टर कार्तिकेन गोकुल चंदन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें समय दिया और हमारे समाज को जागरूक करने के लिए अपना जो जिंदगी का एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। थैंक यू वेरी मच।